नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष माँ सुखदेव गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फिजिक्स में पहला क्वेश्चन होता है, 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 करने होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 में जो 12 क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं और एक नंबर के, टोटल 10 नंबर ये कवर करता है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। कह रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन दिया है सामर्थ्य का है, दाब का है, ऊर्जा का है। तो पहले देखते हैं सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। सामर्थ्य को कहते हैं पावर। सामर्थ्य को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, W/T। W का मात्रक होता है जूल और अपान टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो पावर का मात्रक होता है वो जूल बटे सेकेंड होता है। अगर वैद्युत शक्ति की भी बात करें तो W इजुकल टू होता है VIT, तो P इजुकल टू हो जाएगा VIT/T, T से T कैंसिल, P इजुकल टू V/I। V/I का मतलब P का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर या वाट हो जाएगा। P का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। तो ये सामर्थ्य का मात्रक तो नहीं है। दाब का मात्रक देखते हैं। दाब क्या है, दाब दिया है। दाब मतलब होता है प्रेशर, P इजुकल टू F/A। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अब दाब का मात्रक होता है MKS सिस्टम में। दाब का मात्रक SI सिस्टम में जो होता है वो होता है पास्कल। इसको PA से दिखाते हैं, पास्कल होता है SI सिस्टम में दाब का मात्रक। और दाब का CGS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो होता है बार। तो दाब का मात्रक भी किलोवाट घंटा नहीं है, क्योंकि दाब का मात्रक MKS सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, MKS में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, CGS में बार होता है, SI सिस्टम में पास्कल होता है। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है और या जूल पर सेकेंड होता है या वोल्ट एम्पियर होता है। तो ये सामर्थ्य भी नहीं है, दाब भी नहीं है, ये है ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, या ये बराबर होता है 10⁻³ वाट घंटा के, 10⁻³ वाट घंटा के, या यह बराबर होता है 10⁻³ × 3600 जूल के। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो गया, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कह रहा है आवेग की परिभाषा लिखिए। तो आवेग की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जब कोई ज़्यादा परिमाण का बल, अधिक परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उस बल और उस समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जब कोई अधिक परिमाण का बल, अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए, कम समय के लिए या अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो बल तथा समय के गुणनफल को, तो उस बल तथा समय के गुणनफल को, उस बल मतलब उस बल के परिमाण, उस बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को इम्पल्स कहते हैं ना, इम्पल्स कहते हैं। तो अगर हम आवेग को, इम्पल्स को हम लिखें तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F × ΔT। अल्प समय के लिए लगाया गया। इसका मात्रक क्या होता है, ये एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक वही होता है जो संवेग का मात्रक होता है। यहां से भी देखिए न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक लिख सकते हैं। ठीक, ये आवेग है या इम्पल्स। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है रेखी संवेग तथा कोणीय संवेग में संबंध लिखिए। तो कोणीय संवेग क्या होता है? रेखी संवेग और कोणीय संवेग में आपको लिखना है, संबंध लिखना है J = P/R। J = P/R। कोणीय संवेग बराबर रेखी संवेग के आघूर्ण को, सीधे सीधे इसकी परिभाषा है, रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। क्या होता है? रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। इसे J से भी प्रदर्शित करते हैं और L से भी प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे J = P/R कहें और चाहे हम कहें L = P/R। ठीक, नेक्स्ट है आपका 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है किस दशा में दो सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफलों का परिमाण बराबर होता है। तो देखिए इस दो सदिश हम लेते हैं, मान लेते हैं एक सदिश है वेक्टर A और एक सदिश है वेक्टर B। तो ये वेक्टर A है और वेक्टर B है। तो A.B करिए तो क्या मिलेगा? AB cos थीटा। A क्रॉस B करिए तो क्या मिलेगा? AB sin थीटा। तो थीटा के कौन सी वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं? थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए। इफ थीटा = 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री ले लेते हैं तो A.B बराबर क्या मिल जाएगा? AB cos 45, और cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। हेंस A.B = AB × 1/√2 मीन्स AB/√2। ये A.B मिल गया। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ले लें हम, तो थीटा = 45 डिग्री है, तो AB sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो A क्रॉस B = AB × 1/√2, तो A क्रॉस B = AB/√2। इसका मतलब A और B के बीच में अगर 45 डिग्री का एंगल है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो चाहे डॉट प्रोडक्ट करें चाहे क्रॉस प्रोडक्ट करें सेम आएगा। क्या आएगा? AB/√2। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? केल्विन पैमानों पर जल के हिमांक का मान क्या होता है? तो जल का हिमांक आपको बताना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। केल्विन पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 273.15 केल्विन। ठीक, तो अगर ये ऑप्शन में है तो इसको करेंगे, अगर ऑप्शन में 273.15 नहीं है तो 273 केल्विन करेंगे। हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु। ठीक, अब छठवां है क्वेश्चन आपका, कह रहा है यसाई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक लिखिए। ऊष्मा का मात्रक कह रहा है यसाई सिस्टम में, तो ऊष्मा मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। देखिए MKS सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होता है, पहले CGS सिस्टम में देखते हैं। CGS सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी बोलते हैं इसको, कैलोरी। ठीक, MKS सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी या किलो कैलोरी। ठीक है, तो कैल लिखते हैं इसको, KCAL, कैल लिखते हैं। यसाई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। यसाई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक,
अब हम इनके बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, ये क्या पूछ रहा है आपका, एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। ठीक, आपको सिर्फ लिखना है जूल होता है, ये एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। नंबर 7 है रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांकों, ठीक है, गुणांक की बात कर रहा है, अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है, में संबंध लिखिए। तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार को अल्फा से डिनोट करते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से डिनोट करते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये गामा रहा आपका, और इनमें रिलेशन होता है बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, ठीक, और गामा बराबर होता है 3 अल्फा। तो हम अगर यहाँ से देखें अल्फा बराबर तो बीटा बाई 2 और गामा बराबर इस रिलेशन को देखें तो अल्फा बराबर गामा बाई 3। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। ये रिलेशन आप लिख सकते हैं, या तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 6 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा बराबर 6 गुणे बीटा बाई 2, 2 3 6 बराबर 6 इंटू गामा 6 इंटू गामा बाई 3, 3 2 6, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा में, 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ठीक, अब या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको सिर्फ या तो ये रिलेशन लिख देना है या ये रिलेशन लिख देना है। ठीक, अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग, ठोस और खोखले गोले में किसकी घूर्णन त्रिज्या अधिक है। पहले देखिए घूर्णन त्रिज्या I बराबर क्या होता है m², जहाँ पे k घूर्णन त्रिज्या है तो k² बराबर I/m। ठीक, k² बराबर I/m। यहाँ से देखते हैं हम लोग k बराबर क्या हो जाएगा I/m अंडर रूट में। ठीक, I/m अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए जिसका I ज़्यादा होगा उसके लिए k का मान ज़्यादा होगा। ठीक, तो ठोस गोले और खोखले गोले में I मतलब जड़त्व आघूर्ण किसका ज़्यादा होता है। देखिए जो ठोस गोला होता है उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके सेंटर से ही होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो I बराबर क्या होता है m/r², m/r1² m/r2², एक्चुअल में समेसन I इज इक्वल टू 1 फ्रॉम n mi/ri²। ठीक है ना, तो जो ठोस गोले में है इसकी वैल्यू, इसके जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू कम होती है क्योंकि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा गोले में होता है। ठीक ना, और जो खोखला गोला होता है उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर पे नहीं होता, वो किनारे किनारे होता है, उसके डायमीटर के आसपास होता है। इसलिए इसके लिए I का मान I बराबर mi/ri का स्क्वायर समेसन I वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसके लिए I की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है क्योंकि R की वैल्यू इसमें ज़्यादा रहती है, इसमें R की वैल्यू ज़्यादा रहती है, इसलिए खोखले गोले में I की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हालो स्फीयर, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ हालो स्फीयर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या हम कहेंगे, ठोस गोले की घूर्णन त्रिज्या ज़्यादा होती है खोखले गोले से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्चुअल में होता है भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल का मान बताना है आपको। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, मान लेते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका अर्थ ये प्लेनेट है आपके अर्थ, ठीक है ना, अर्थ ये सन के अराउंड चक्कर लगाती है, यहाँ पे सन होता है। अब देखिए अर्थ क्या करती है, 24 घंटे में अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी माने अर्थ, ये
24 घंटे पर अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट कर लेती है। अर्थ है 24 घंटे में रोटेट होगी, ठीक ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। भू स्थिर उपग्रह का मतलब कि इसके सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष इस जो आपका सैटेलाइट है उसमें कोई मोशन ना होगा कैसे? अगर ये 24 घंटे पर अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है तो जो ये आपका मान लेते हैं ये सैटेलाइट है, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेना चाहिए। एक 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर इसको पूरा कर लेना चाहिए। मतलब जो पोर्शन अर्थ का जिस पॉइंट के सामने अर्थ के है साथ साथ अर्थ ये साथ साथ रोटेट होते हैं, इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। तो अर्थ एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो ये भी एक चक्कर अपना कितने सेकंड, इसका आवर्तकाल टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ही कहते हैं इसको, उपग्रह का आवर्तकाल, ठीक है ना, या घूर्णन काल या परिभ्रमण काल। ये कितना हो जाएगा? 24 घंटा, 24 आवर या 24 घंटा होता है, ठीक, भू स्थिर उपग्रह का। क्वेश्चन नंबर 10 है सातत्यता का नियम। ये सततता होता है, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्यता का समीकरण लिखिए। सातत्यता का समीकरण क्या होता है? a इंटू वी इज इक्वल टू होता है नियतांक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे लाइट चमक रही होगी आपको। a इंटू वी इज इक्वल टू नियतांक होता है, जहाँ पे अगर ये कोई आपकी अगर इसका एरिया A1 है और यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है और इसका एरिया A2 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है, तो A1 V1 बराबर हो जाएगा A2 V2। इसका मतलब है कि A इंटू V इज इक्वल टू नियतांक। यही सातत्यता का समीकरण होता है कि A इंटू वी बराबर नियतांक, जहाँ पे A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी पाइप का, और वहाँ पे वेलोसिटी है, वो किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रही है, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताप के केल्विन पैमाना तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध, क्या संबंध है? हमको केल्विन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध बताना है, ठीक है। ये देखिए पैमाना लिखा है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सी, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर और रैंकिन सबका लिखेंगे। अब देखिए 11वां नंबर है, यह है सेल्सियस पैमाना, तो C/5 सेल्सियस पैमाना इज इक्वल टू F-32, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग, C/5 इज इक्वल टू F-32, ठीक है, अपॉन 9 इज इक्वल टू केल्विन पैमाना K-273 K-273/5 इज इक्वल टू र्यूमर स्केल R/4 इज इक्वल टू रैंकिन स्केल RA-460/10.6, ठीक। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ताप के केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने में, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये आपका हो जाएगा आंसर, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने में संबंध। नंबर 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, और ऊष्मा इंजन के दक्षता की परिभाषा लिखिए, ठीक। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता की परिभाषा होती है एक चक्र में किया गया कार्य तथा एक चक्र में ली गई ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं, ठीक है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक चक्र में किया गया कार्य, एक चक्र में किया गया कार्य बटे एक चक्र में ली गई ऊष्मा, तो कितना कार्य किया गया है? W कार्य किया गया है। मान लेते हैं ये W अपान कितनी ऊष्मा ली गई है? मान लेते हैं Q1 ऊष्मा ली गई, ठीक। W इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 माइनस Q2, हेंस ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपान Q1। अगर टेम्परेचर टर्म में लिखें तो ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपान T1, या ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। अगर ईटा परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट होगा? 1 माइनस T2 अपान T1 इंटू 100%। ये 100% लिख रहे हैं। ये आपका है 12वां क्वेश्चन, ऊष्मा इंजन की दक्षता। धन्यवाद।